अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 6 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं यह है इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इफ स्टेटमेंट से या इफ स्ट्रक्चर से ये कैसे मुनफरद और मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर की। दिस स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मेनी ब्लॉक्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स मौजूद हो तो वहां पे हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और उनमें से हमने किसी एक ऑप्शन को चूज करना हो तो वहां पे हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अगर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हो तो हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अगर हमारे पास दो कंडीशंस हो तो हम इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अगर सिंपली एक कंडीशन हो और उसमें हमने किसी भी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स चेक करना हो तो वहां पे हम सिंपल इफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो और वहां पे ऑप्शंस नाउन ना हो तो वहां पे हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता कि उसके मार्क्स कितने आने हैं, सो वहां पे हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अगर आपके मार्क्स 400 से ज्यादा हैं तो किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है। अगर आपके मार्क्स 300 से 400 के दरमियान है तो तब आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर आपके मार्क्स 200 से 300 के दरमियान है तो फिर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और अगर बिलो देन 200 है तो आपने रिपीट करना है। सो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं जिनको हम चेक करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। It is used when there are many options are available and only one block of statement should be executed on the basis of a condition. अगर हमारे पास multiple statements हो या multiple conditions हो और हमने चेक करना हो कि कौन सी condition true है, कौन सी condition false है और condition को सिंगल कंडीशन को इवेल्युएट करना हो तो हम बेसिकली इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम कंडीशन को चेक करते हैं। If the condition is true, the block of statements of the following condition is executed. अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो उसके रेलिवेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशन के बिहाफ पे चलने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड। तो बाकी जितने भी पोर्शंस होंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं, अगर आपके मार्क्स 400 से ज्यादा आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर 300 और 200 की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकल गए। अब आपने जो 400 की कैटेगरी है आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है। इफ अ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके रेलिवेंट जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती है। जैसे 300 वाली जितनी स्टेटमेंट्स होंगी, 200 वाली जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो जो आखिर पे स्टेटमेंट्स कंडीशन के बाद में लिखी होंगी वो सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगी। अगर आप पेपर ही नहीं देते ना आपके 400 मार्क्स आएंगे, ना आपके 300 मार्क्स आएंगे, ना आपके 200 मार्क्स आएंगे, इवन आपका कोई एक नंबर भी नहीं आएगा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमने सबसे एंड पे कंडीशन छोड़ी होगी कि दोबारा अगले साल आपने पेपर देने होंगे, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके नतीजे में रिजल्ट जो है उसको डिस्प्ले करेंगे। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और साथ हम इसका सिंटेक्स देखेंगे ताकि हमें इसकी आसानी समझ आ सके। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, कंडीशन 1, कंडीशन 2 अप टू कंडीशन n। देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दैट आर अटैच्ड टू द कंडीशंस। सो कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो उसके रेलिवेंट जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन 2 ठीक है तो उसके रेलिवेंट जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी। और अगर आखिरी कंडीशन ठीक है तो उसके रेलिवेंट जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी। और अगर कोई भी कंडीशन ठीक नहीं है तो सबसे एंड पे जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी और प्रोग्राम को क्विट कर देंगी। इसमें याद रखिएगा, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स चलने के बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लास्ट स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा और प्रोग्राम क्विट कर जाएगा। अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो हमारे पास सिंपल एक कंडीशन होती है, हम उस कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि हम लास्ट स्टेटमेंट में चले जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। अगर वहां पे भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उससे नेक्स्ट कंडीशन until the last condition comes।
सो हम बारी बारी सारी कंडीशंस को चेक करेंगे और अगर कोई भी कंडीशन या उसका क्राइटेरिया वो मैच होता है तो हम उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो जो सबसे एंड पे स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी और वो स्क्रीन के ऊपर डेटा को डिस्प्ले करने के बाद प्रोग्राम को क्विट कर देंगे। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम जो हमारी सीरीज की कंटिन्यूएशन है, हम उसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास प्रोग्राम था जिसमें हमने यूजर से उसकी एज पूछनी थी और हमने चेक करना था कि क्या उसकी एज 18 से ज्यादा है, 18 के बराबर है या 18 से कम है। सो हम प्रोग्राम लिखते हैं। हमने लिखा #include stdio.h। सबसे पहली लाइन के अंदर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन किया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं। हमने लिखा #include conio.h। हमने सेकंड जो फाइल है हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द नेम ऑफ एज। सो हमने यहाँ पे उसको डेटा टाइप असाइन कर दी इंट। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यूजर से रिक्वेस्ट करते हैं भाई अपनी एज हमें बताएं। हम लिखते हैं printf एंटर योर एज। हमने यूजर से उसकी एज हासिल करने के लिए scanf का या इनपुट का फंक्शन यूज करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं scanf %d और रेफरेंस ऑपरेटर के साथ हम यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं एज। हम यहाँ तक यूजर से उसकी एज हासिल कर चुके हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तो हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं printf के जरिए से you are mature। अगर उसकी एज 18 के बराबर है तो फिर हम वहां पे दोबारा कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं else if age equals 18। यहाँ पे डबल इक्वल का ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया। अगर इसके मुतालिक आपको मुश्किल दरपेश है तो आप चैप्टर नंबर 9 में ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़िएगा, वहां से आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो हम वापस बात करते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर। हमने यहाँ पे लिखा else if और एज इक्वल्स 18। अगर उसकी 18 साल एज है तो हम यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं printf you are also mature। अगर आपकी एज 18 या उससे ज्यादा है तो दोनों सूरतों में आप मेच्योर हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं else और उसमें मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं printf you are immature, क्योंकि आपकी एज 18 से कम है। गेट ch लगाने के बाद हम इस प्रोग्राम को क्विट करते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर के जरिए से रन करेंगे तो सबसे पहला मैसेज हमें यहाँ पे नजर आएगा एंटर योर एज। हमने यूजर से उसकी एज पूछी। अगर उसकी एज जो यूजर एंटर करता है वो 18 से ज्यादा है, लाइक यूजर एंटर करता है 25, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यू आर मेच्योर। अगर यूजर 18 ही एज एंटर करता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू आर आल्सो मेच्योर। लेकिन अगर वो एज एंटर करता है 15 तो यहाँ पे मैसेज आएगा यू आर इमेच्योर। अपने तौर पे इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। आज के लेक्चर को रिवाइज जरूर करिएगा और अपने तौर पे इस प्रोग्राम की और इस जैसे मिलते जुलते प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ नहीं आई या इसमें कोई भी चीज जो आपको मुश्किल लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कोड्स ईमेल के जरिए से मुझे सेंड किया करें, जैसे कि आप पहले भी किया करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मुझे देखने को मिलता है। इसीलिए मैं इन लेक्चर्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।